नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है क्लास 12th में गॉस का प्रमेय। ठीक है, चैप्टर होता है ये गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, लेकिन हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ने से पहले हम लोग कुछ 2-3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर ये चीज़ें संभव नहीं है आपको बताई जा सके। गॉस के प्रमेय को समझने के लिए, यानी जो एनसीईआरटी है दोस्तों, एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत जो गॉस का प्रमेय है फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखा जाएगा। तो गॉस के प्रमेय को पढ़ने से पहले हम लोग छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक गॉस के प्रमेय को हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं लूँगा गॉस के प्रमेय को समझाने से पहले मैं लूँगा एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। चलिए मैं समझाता हूँ क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश, जैसा कि आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होती है दोस्तों, एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, लेकिन हमने यहाँ पर जो लिखा है सदिश, क्षेत्रफल सदिश, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्रफल को कन्वर्ट किया जाएगा किस में? सदिश में, तभी ये बनेगा एरिया वेक्टर। अब देखिए, एरिया वेक्टर बनाने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चूँकि जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए अपन क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और इस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी एरिया को अगर हमें एरिया वेक्टर बनाना है यानी क्षेत्रफल सदिश बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसमें एकांक सदिश से अगर गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो वही मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, सदिश एरिया वेक्टर के बराबर होता है। हम इस एकांक सदिश यानी एकांक सदिश का मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना हो, 1 हो, यानी हम यूनिट वेक्टर ए को 1 भी मान सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड। तो हम यूनिट वेक्टर ए की जगह यूनिट वेक्टर एन का भी यूज करके हम इस फॉर्मूले को निकालेंगे। इसका मतलब कि क्षेत्रफल को सदिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्रफल के परिमाण में एकांक सदिश से गुणा करना पड़ेगा। तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा। इसलिए क्षेत्रफल सदिश को समझने के लिए चलिए दोस्तों चलते हैं। ये तो रफली चीज़ें थी, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि इस तरीके से ये किया जाता है। चलिए मैं फिगर बना के अब बताता हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, चलिए हमने माना कि एक ये क्या है दोस्तों, ये गोला है। ये जो हिस्सा जो है एक गोला है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। एक गोला है जिसका क्षेत्रफल ए है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यह क्षेत्रफल क्या होता है, एक अदिश राशि है, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है दोस्तों सदिश में। तो सदिश में कन्वर्ट करने के लिए इसमें बाहर की तरफ एक नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, जो किसको दिखाएगा, यूनिट वेक्टर एन को दिखाएगा। अगर आप चाहें तो यूनिट वेक्टर एन न लिखे, वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एकांक वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यूनिट वेक्टर एन लेके चल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर एन यानी एन कैप बोलते हैं। तो जो हमें वेक्टर प्राप्त होगा यानी ये जो क्षेत्र प्राप्त होगा ये होगा वेक्टर ए इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर एन ई टू ए होगा। या आप ए लिखे या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखे, जैसा कि मैंने पहले आपको शुरू में समझाया। यानी एरिया वेक्टर ये हो गया कि हम लोग क्षेत्रफल लेंगे, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है हम इसके क्षेत्रफल को लेंगे, और ये जो क्षेत्रफल है आपको डिनोट दिखाई दे रहा है, इस पर नॉर्मल खींचेंगे, और यही नॉर्मल किसको डिनोट करेगा, एरिया वेक्टर को डिनोट करेगा। क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर ए इंटू ए। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे हम क्षेत्रफल को सदिश मान सकते हैं जब क्षेत्र का क्षेत्रफल
परिमाण को तथा इस पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब दिशा को प्रदर्शित करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, हम क्षेत्रफल को क्या मान सकते हैं, वेक्टर मान सकते हैं। कब? जब क्षेत्र का क्षेत्रफल परिमाण को तथा इस पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब किसको प्रदर्शित करे, दिशा को प्रदर्शित करे, तो हम क्षेत्र को क्या मान सकते हैं, एरिया वेक्टर मान सकते हैं। यानी ये जो क्षेत्रफल है यह जो परिमाण को बताया और इस पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब इसको दिशा को बताया। और जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर होने के लिए दो चीज़ों का होना अनिवार्य है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, वेक्टर। इस तरीके से हम एरिया को क्या बना सकते हैं, एरिया वेक्टर के तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी क्षेत्रफल सदिश के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल सदिश के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो चलिए, अब जब आप क्षेत्रफल सदिश समझ चुके हैं तो अब हम लोग लेंगे अगला जो टॉपिक होगा, घनकोण। चलिए, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे घनकोण, सॉलिड एंगल, जिसको आप कहते हैं दोस्तों सॉलिड एंगल। ठीक है, ऐसे मैं क्लास 11th में या इंट्रोडक्शन में कई बार मैंने बताया भी है, आप देख भी सकते हैं 11th वाला इंट्रोडक्शन, कि कोण होता है एक पूरक राशि या दो प्रकार की होती है, कोण होता है और एक क्या होता है, घनकोण। कोण जो होता है 2 डायमेंशनल में बनता है, लेकिन घनकोण जो बनता है 3 डायमेंशनल। यानी जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, वस्तु लेंगे, वो 3D लेंगे, और 3D में कौन होता है दोस्तों, गोला। इसका मतलब घनकोण को डिफाइन करने के लिए हमें गोले की आवश्यकता होगी। तो चलिए मैं गोला लेके दिखाता हूँ आपको। हमने एक गोला लिया, ठीक है दोस्तों, ये हमने एक गोला लिया, ये थोड़ा सा पीछे बना देते हैं इस साइड में। हमने एक बड़ा सा गोला लिया, इस गोले का कहीं ना कहीं दोस्तों सेंटर होगा O, इस गोले का पूरा क्या होगा, सेंटर कहीं ना कहीं होगा O, जिसका एरिया क्या है, A है। अब बताइए गोला क्या है, 3D है, तो इस 3D द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे ही क्या कहेंगे, घनकोण। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मानेंगे कि इस बड़े क्षेत्र में एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है, जिसका एरिया क्या है, एक छोटा सा पार्ट है जिसका एरिया क्या है, DA है। इसका एरिया दोस्तों आप दिखा दें कि ये एरिया क्या है, DA है। अब आप इसको सेंटर से मिला दें, इस तरीके से आप मिला दें, तो यह जो छोटा सा हिस्सा जो होता है, कटा हुआ हिस्सा, छोटा भाग जो एंगल बनाता है यहाँ पर, इसी एंगल को बोलते हैं घनकोण, यानी कोणीय वेग। चूंकि यहाँ पर A होता तो यहाँ ओमेगा होता, चूंकि यह D है इसलिए ये D ओमेगा, क्योंकि छोटे एरिया द्वारा बनाया जा रहा है एंगल, इसलिए इसे क्या कहेंगे, D से डिनोट करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, घनकोण कहते हैं। और उसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे, डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी भाग द्वारा गोले केंद्र पर बनने वाला, लिख लीजिएगा थोड़ा इजी लैंग्वेज में, केंद्र पर बनने वाला
कोण घन कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? स्टेरेडियन होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? स्टेरेडियन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने घन कोण को देखा कि गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी छोटे भाग द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? घन कोण कहते हैं। अगर इसको देखा जाए, इसलिए डी ओमेगा इक्वल्स टू होगा डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा क्या है दोस्तों? जहाँ घन कोण है, एरिया है, और आर क्या है? त्रिज्या है। तो आप डिनोट कर दें कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है दोस्तों? आर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया? डी ए बाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल के बारे में दोस्तों आपको जानकारी हो गई होगी कि गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाले कोण घन कोण कहलाता है, या बनने वाला कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और इसका जो फॉर्मूला बनता है डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? डी ए बाई आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि जो कोण घन कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, यानी परिभाषा लिखेंगे स्टेरेडियन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ें आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक है, तो ये चीज़ें पूछी नहीं जाती है। बहुत रेयर केस में कभी पूछ ली गई, 1 नंबर आधे नंबर में तो बहुत है, नहीं तो पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन फिर भी इस चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जब जानकारी होंगी तभी गॉस के प्रमेय या इनके कुछ जो एप्लीकेशंस हैं, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, उनको हम लोग सॉल्व करने में हमें आसानी मिलती है। तो चलिए देखते हैं आगे, एक स्टेरेडियन देखते हैं। अब एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन देखते हैं। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। लिखिएगा 1 स्टेरेडियन की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ वन स्टेरेडियन। थोड़ी सी मिस्टेक देख सकते हैं, स्टेरेडियन अगर कहीं होता है तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, चूँकि हम लोग तो बनाएंगे, चूँकि डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? डी ए बाई क्या होता है? आर स्क्वायर होगा। डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? डी ए बाई आर स्क्वायर। यदि हम मान लें, यदि डी ए बराबर क्या हो? आर स्क्वायर हो, तब अगर डी ए की वैल्यू कितनी हो? आर स्क्वायर हो, तब तो उस केस में डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों? आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 स्टेरेडियन। चलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कईयों को दिक्कत हो जाएंगी। स्टेरेडियन, तो डी ओमेगा क्या आ गया? 1 स्टेरेडियन। यानी आप कह सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ पर स्थित गोले के उस भाग द्वारा बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्या हो? आर स्क्वायर हो, जहाँ आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हुई। ये तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि डी ए की वैल्यू कितना लेंगे? आर स्क्वायर लेंगे। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। अब लिखेंगे, अतः एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ पर
स्थित उस भाग द्वारा एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ पर स्थित उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, कि केंद्र पर बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल r स्क्वायर हो, जहाँ r क्या है दोस्तों, गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। तो इस तरीके से दोस्तों एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन भी हो गई। अतः एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ पर स्थित उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल क्या हो दोस्तों, r स्क्वायर हो, और r क्या है, गोले की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए अगर आप कल्पना करें तो अगर एक चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँ, अगर इसके नीचे हम लोग लिखना चाहें तो चूँकि अगर हम लोग ओमेगा मान लें कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, a/r स्क्वायर। अगर हम ओमेगा मान लें, यानी ये छोटे हिस्से द्वारा नहीं पूरे गोले द्वारा बनाया जाए, जैसे अगर इस पूरे गोले द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा, मान लीजिए कि इस गोले द्वारा इस सेंटर पर कितना एंगल बनाया जाएगा, पूरा ये गोला है, इसके द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनाया जाएगा, अगर उसको निकालें तो ओमेगा इक्वल्स टू a/r स्क्वायर। चूँकि इसकी रेडियस कितनी होती है, r होती है, तो ये क्या होगा, 4πr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, 4π, यानी पूरे गोले द्वारा, यानी एक पूरी गोले द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है, 4π का एंगल बनाया जाता है। और आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अगर पाई की वैल्यू 180 है तो 4 से करेंगे तो 720, यानी गोले द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाता है वो 720 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, या 4π का एंगल बनाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक स्टेरेडियन की भी डेफिनेशन पूरी हुई। अब हम लोग देखेंगे अगला एक, इसी में कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से हम लोग घनकोण निकालेंगे, और उसी का यूज किया जाता है आपके गॉस प्रमेय में, या हर जगह यूज किया जाता है। चलिए हमने माना कि ये गोले के कटे हुए हिस्से को हम लोग लेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा दिखाएंगे इसको। हमने माना कि मान लो कि एक बड़ा सा गोला था, इस तरीके से एक बड़ा गोला था, इस गोले में हमने एक छोटा सा हिस्सा काट लिया, ठीक है दोस्तों, हिस्सा काट लिया, ये सेंटर आप दिखा दो O। तो अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई हमें काम नहीं है, क्योंकि छोटे हिस्से में ही निकालना है, छोटा सा पार्ट, क्योंकि गॉस का प्रमेय लागू तभी होता है जब हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के ही सॉल्व करते हैं एरिया वेक्टर के लिए। तो ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने माना कि इसका जो छोटा सा हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, dA है, ठीक है। अब चूंकि ये तो एरिया वेक्टर है नहीं, एरिया वेक्टर करने के लिए हमें इसमें नॉर्मल खींचना पड़ेगा, तो इस तरीके से बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर क्या हो गया दोस्तों, n हो गया। अगर ये यूनिट वेक्टर n हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो बनाएंगे थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, ये बाहर की तरफ जो आपको दिखेगा, ये क्या दिखेगा, एरिया वेक्टर दिखेगा, ये क्या होगा, वेक्टर dA, जो कि वेक्टर dA क्या है दोस्तों, ये यूनिट वेक्टर n के साथ एंगल थीटा बनाता है। अब ये बताइए कि अगर बाय द वे हम लोग इस एरिया को dA को किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, वेक्टर में, कैसे, इस पे नॉर्मल खींच के, अगर हम लोग इस, ये वर्टिकल है, अगर ऐसे झुकाएं तो ये क्या होगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो अब चलिए इसी को दिखा देते हैं कि ऐसे ये चीज़ झुकी हुई है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से आप दिखाएं कि ये झुक गया है। तो अगर ये एरिया को अगर हम लोग झुका दें
तो एक स्टेप ध्यान रखिएगा, अगर हमने इस वर्टिकल वाले हिस्से को ऐसे झुकाया तो ये किस एंगल पे झुकता है, ये हमने माना कि ये थीटा एंगल पे झुका। तो अगर ये थीटा एंगल पर झुकेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुकेगा तो इसका क्षेत्रफल बदलेगा, क्योंकि थीटा एंगल पे होगा। तो हमने माना कि ये क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों, DA डैश हो गया। तो अगर DA डैश हो गया तो इस DA को थीटा के डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल है ऐसे, वर्टिकल एरिया DA है, अगर इसको थीटा के डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आता है, कॉस। तो DA डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DA कॉस थीटा। ठीक है, तो इस छोटे हिस्से द्वारा जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर डी ओमेगा, क्योंकि छोटा सा एरिया है इसलिए डी ओमेगा। इसलिए अगर हम डी ओमेगा निकालना चाहें तो डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, DA डैश बाई क्या होगा, R स्क्वायर। रेडियस आप ले लीजिए कि इसकी त्रिज्या क्या है, R है। ये जो त्रिज्या दिखाई गई है वो क्या है दोस्तों, R है। यहाँ से यहाँ तक ये दोस्तों R रेडियस। तो इसलिए डी ओमेगा इक्वल्स टू DA डैश, DA डैश की वैल्यू कितनी होगी, DA कॉस थीटा बाई क्या होगा, R स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग निकाल चुके हैं कि इस झुके हुए तल द्वारा जो एंगल बनेगा डी ओमेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, DA कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। इसका यूज़ काफ़ी होता है गॉस प्रमेय में। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमने आपको बताया चीज़ों को ये कैसे समझा जाता है। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, मैं एक बार और डिफाइन कर दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर सेंटर O माना, ये एक बड़े सर्किल में से हमने काट के एक छोटा हिस्सा निकाला जिसका एरिया क्या था दोस्तों, DA था। ये DA इस पर डी ओमेगा एंगल बना रहा है, रेडियस क्या है, R। अब इस क्षेत्रफल को हमें सदिश में कन्वर्ट करना है तो क्या खींचना पड़ेगा, नॉर्मल। जैसे यूनिट वेक्टर हमने n खींचा तो यूनिट वेक्टर n खींचते ही इस पर थीटा एंगल बनाते हुए ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हमें प्राप्त हुआ वेक्टर DA। अब हमने इसे वर्टिकल से थीटा एंगल पे जब झुकाया, इस वाले जो DA को थीटा एंगल पे जब झुकाते हैं तो DA डैश होगा, DA डैश बराबर क्या होगा, DA कॉस थीटा होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी ओमेगा इक्वल्स टू DA डैश बाई R स्क्वायर, और DA डैश की वैल्यू कितनी है, DA कॉस थीटा, क्योंकि इस एरिया और इस एरिया द्वारा दोनों द्वारा एंगल कितना बन रहा है, डी ओमेगा ही बन रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया, DA कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फिलहाल, चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ाया। एक तो एरिया वेक्टर के बारे में बताया, एरिया वेक्टर को सदिश यानी क्षेत्रफल को सदिश में कन्वर्ट करने के लिए उस पर नॉर्मल खींचते हैं, ये वाला टॉपिक था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, घनकोण बताया, घनकोण को ओमेगा से डिनोट करते स्टेरेडियन के बारे में मैंने बताया। स्टेरेडियन के बाद इस फिगर को मैंने व्याख्या किया कि एक बड़े गोले से छोटा सा गोला काटा गया जिसका एरिया DA था। इसे क्षेत्रफल में कन्वर्ट करने के लिए इस पर नॉर्मल खींचते यूनिट वेक्टर n खींचा, फिर ये थीटा एंगल बनाते हुए ये एरिया वेक्टर में कन्वर्ट हुआ, ये रेडियस R था। फिर इसे वर्टिकल से हमने थीटा एंगल पे झुकाया तो DA डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, DA कॉस थीटा आ गया, क्योंकि थीटा के डायरेक्शन में क्या होता है, कॉस होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसको तोड़ते तो क्या होता है दोस्तों, साइन। लेकिन हमको थीटा, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे झुकाया, DA डैश इक्वल्स टू DA कॉस थीटा, इसलिए डी ओमेगा इक्वल्स टू DA डैश बाई R स्क्वायर, और DA डैश की वैल्यू क्या है, DA कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि घन कोण झुके हुए तल द्वारा जो एंगल बनेगा डी ओमेगा वो कितना होगा, DA कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल ये चीज़ें आपको बोर्ड वाले एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन इसका यूज होता है बस आगे गॉस प्रमेय में और उसके एप्लीकेशंस में, इसलिए इन चीज़ों को जानना ज़रूरी था। अब जो होगा, जहाँ से अगला मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी डिफाइन कर दे रहा हूँ। वैद्युत फ्लक्स का मतलब कोई भी चार्ज होता है, आवेश होता है, तो वो आवेश एनर्जी को निकालता है, अपने चारों तरफ एनर्जी निकालता है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में निकालता है दोस्तों, लाइन के फॉर्म में निकालता है, रेखाओं के फॉर्म में निकालता है, और उसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वैद्युत फ्लक्स होगा, उसके बाद आएंगे हम लोग गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। चीज़ों को धीरे धीरे मैं लेता रहूँगा, अब डेली बेसिस पे आपकी क्लासेज होंगी, एक क्लास होंगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।